Thank you very much. Very pleased to be here in the Global Investors Conference. Surat also has got many credits to its record of being the cleanest city and very dynamic, diamond capital, so on, so many places, so many things. And it's also near my wife's hometown of Navsari. So I think I'm pleased to be here. I've over the years come many times here to Surat, including with Moraji Desai, to address public meetings. So it's a familiar place, but every time I come here, it seems to have grown a little more. So this dynamic population here, first of all, my thanks for inviting me. The topic today is the outlook on the Indian economy and politics. And let me tell you, first of all, a little bit of the difference between economics and finance and so on. Because people now generally make everybody into economists. Raghuram Rajan was Governor of Reserve Bank, and they said he was a great economist, but he was actually an IIT engineer. He got an IIT engineering degree, and then he got a business administration degree in finance. Finance is essentially an operation or a transaction between bilateral transaction between the buyer, seller, the investor. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अर्थशास्त्र है वो एक व्यापक और क्या कहते हैं बहु आयाम की एक सिद्धांत है, और उसमें हमें बहुत सावधानी से नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1925 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सारे इकोनॉमिस्ट, उस समय के इकोनॉमिस्ट को बुलाकर ये कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और चुनाव आ रही है, तो कौन सी ऐसा मैं कदम ले सकता हूँ जिससे बेरोजगारी कम हो जाए और शीघ्र कम हो जाए। तो सारे इकोनॉमिस्ट जो बैठे थे, अर्थशास्त्री लोग जो बैठे थे, उन्होंने उनको तुरंत कहा कि एक कदम आप जरूर उठा सकते हैं, वो है ट्रेड यूनियंस को कह दीजिए कि जो वेतन है वो 10% कटौती उसमें वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो यदि ये हो जाएगा तो फिर तुरंत जो नौकरी है, नौकरी की जो संख्या है वो बढ़ते जाएगी और बेरोजगारी कम होती जाएगी। और साधारण ये स्वाभाविक है कि किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। तो राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्रपति ने वहाँ की यूनियन से बात की, देखिए मेरा इलेक्शन आ रहा है, आप इसको अभी मान लीजिए, इलेक्शन के बाद आप बढ़ा लीजिए, अभी इतना मान लीजिए। तो उन्होंने भी मान लिया, और परिणाम ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। वेतन का रेट को कम करके, वेतन का जो था उसकी जो अमाउंट थी उसको कम करने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ने लगी और बढ़ते गई। और अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं 1930 का, वो उस कारण से आया। अब कौन से कहाँ गलती हुई? नहीं, साधारण यदि आप वेतन कम होगा तो फिर श्रम शक्ति सस्ता होगी तो ज़्यादा उसकी उपयोग होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। तो ये हुआ कि जब आपने वेतन को कम किया तो जो खरीदने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है, परचेसिंग पावर जो है वो भी कम हो जाती है। परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो जो वस्तुओं को आप खरीदते हो उसमें आप कटौती लाते हैं, तो वहाँ से फिर डिमांड घट जाती है। डिमांड घटने के बाद क्या होती है कि जिस इंडस्ट्रीज बॉर्डर लाइन है
वो सब मुनाफा उनकी ख़त्म हो जाती है, जो भी थोड़ा कुछ मिल रहा था वो लॉस में चले जाते हैं और फिर फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है, और फैक्ट्री बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जो डिप्रेशन हुआ अमेरिका में 1930 में, सब आप जानते हैं, उस कारण से यहाँ अमेरिका को ये भुगतना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर दुनिया के इकोनॉमिस्ट सबको बुलाकर, जॉन मेनार्ड केन्स इंग्लैंड से आए, उन्होंने नया सिद्धांत ये बताकर कहा कि जो इकोनॉमी है वो है मल्टी सेक्टरल इक्विलिब्रियम, और जो बिजनेस होती है वो द्विपक्षीय सौदा की होती है, वो अलग नियम से चलती है। और जो मल्टी सेक्टर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बहु विभाग के जो अंतर क्रम होते हैं, उसमें उल्टा भी जा सकता है, दाम बढ़े और मांग भी बढ़े, ये भी हो सकता है। जैसे आयरिश फैमिन हुई थी, उसमें उन्होंने आलू, यानी उस समय गरीब लोग इतने थे आयरलैंड में कि ज़्यादातर वो आलू खरीदते थे और कुछ सब्जी खरीदने नहीं पाते थे। आलू का दाम बढ़ा तो डिमांड आलू का बढ़ गया, तो लोगों को समझ में नहीं आई। वो इसीलिए हुआ कि जब आलू की दाम बढ़ेगी तो क्या होगा कि आलू तो खाना ही है, बाकी और तो कुछ खा ही नहीं रहे, तो उसको खरीदने के लिए बाकी चीज़ों में कटौती करके जो उसमें बचत हुआ उसको उन्होंने आलू की खरीदने में लगाया, और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो इकोनॉमी के बारे में आपको समझना चाहिए। और आज के आधुनिक काल का भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। रघुराम राजन इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो, उन्हें कहा कि नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो इसीलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। अब वो एक बड़ी नैरो विजन, मैंने एक आयाम का, छोटी सी आयाम में वो देख रहे थे। जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने उनकी जो बॉर्डर लाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इतनी हो गई कि वो लॉस में चले गए। वो आज भी हो रहा है, और इसीलिए वो बंद करने लगे। और बंद करने लगे तो फिर क्या हुआ, देश में डिप्रेशन आया, आई मीन रिसेशन आया। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अपने देश में इन्फ्लेशन ला दी, रिसेशन ला दी। तो मेरे से उसने एक बार बात की, कहीं मिल गए, तो मैंने कहा ये पॉलिसी आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा और कैसे मैं इन्फ्लेशन कम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मुझे वो डॉक्टर की याद आती है। उसने कहा कि एक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, तो मुझे रास्ता कोई दवाई, क्या दवाई दूँ ये समझ में नहीं आई, तो उसकी जान मैंने ले ली तो टेम्परेचर कम हो गया। इसीलिए आज हमें ये समस्या हो रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लॉयर हैं, उनको इकोनॉमिक्स कुछ पता नहीं है। वो जब चाहेंगे कभी डिमोनेटाइजेशन में प्रधानमंत्री को कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा होगा, फिर ठीक नहीं होगा, फिर एक दिन ये होगा, फिर मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सर्टिफिकेट लाएंगे, फिर दूसरा दिन जीएसटी के लिए हम कोई तैयारी नहीं थे। आपको आश्चर्य होगा कि जीएसटी में ओरिजिनल आइडिया क्या थी कि एक जगह में एक टैक्स लगेगी, बस टैक्सिंग होगी जहां बिक्री होती है, और एक ही टैक्स लगेगा। और अब सवाल आया कि अब एक ही जगह में टैक्स लगाएंगे, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मान लीजिए सूरत में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और फिर बम्बई में जाकर बिकती है, तो एट द प्लेस ऑफ सेल आप टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ सूरत को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये कहा गया कि हम सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सेंटर कलेक्ट करेगी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए, और सारा पता नहीं 7 लाख करोड़ रुपए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आती है, सारी को सेंटर ने कलेक्ट किया।
अब स्टेट्स की सारी जो हिस्सा है उसको बांटने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए फैसला हुआ। वो इन्फोसिस को दिया। इन्फोसिस ने जुलाई 1 जिस दिन हमने उद्घाटन की उस दिन उन्होंने समाचार दी कि हम बना नहीं पाए, हम ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम बना ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपने सिर्फ 1500 करोड़ रुपया 3500 और दे दीजिए, और 3500 और हमने दिया है। और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक GSTN बनी, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। उसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, यूनियन टेरिटरीज के की जो यूनिट्स थी, हिस्सा थी, वो 49% थी, और HDFC, ICICI ऐसे प्राइवेट जो बॉडीज थे उसकी 51% थी। अब HDFC और ICICI के जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो लगभग 70-80% तो विदेशी है। वो इंडियन कंपनी नाम से जाना जाता है, और वो इंडियन कंपनी नहीं है। रिजर्व बैंक ने उसको क्लासिफाई किया है फॉरेन कंपनीज। अब फॉरेन कंपनी को रखा, 7 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठा की, और कहाँ जमा किया? HDFC में और ICICI में। और परंतु वितरण करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। तो ये सारा जो पैसा थी वो इन दोनों बैंक के खजाने में जम गई, और वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स देने लगे, खूब कमा रहे थे। जब ये GST बिल आई थी पार्लियामेंट में, मैं अकेला खड़ा होकर कहा इसको राष्ट्रीयकरण करो, हमारे पास इतने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इसको छोड़कर ये HDFC और ICICI कहां से आ गए, इसको निकालो। उस समय कोई सुना नहीं। कांग्रेस ने भी इसी GST के लिए वोट दिया, बट मैंने फिर एक लंबा चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को, और मैं बताना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसकी राष्ट्रीयकरण की आदेश दी है। अब ये पूरा 100% इंडियन कंपनी होगी। अब काम शुरू हो गया है, कोई तैयारी नहीं हुई। मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में आज किस इफिशिएंट तरीके से टैक्स कलेक्ट करने के लिए देखना नहीं चाहिए, टैक्सेस को कम कैसे किया जा सकता है ये कोशिश करनी चाहिए। आज के वर्तमान परिस्थिति में देश को सुधारना है, तो मैं कहता हूं कि पहले इनकम टैक्स को रद्द कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए। कहते हैं इनकम टैक्स अबॉलिश करेंगे तो ये तो रेवेन्यू कैसे आएगी? रेवेन्यू तो 1000 जगह से आ सकती है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद ये तय हुआ था कि ऑक्शन होगा 2G का, वो केस मैंने किया था, और किसी ने नहीं किया था। और इस ऑक्शन जो 2G में हुई, अब 2G के बारे में 2G क्या है किसी को पता नहीं था। 2G माने सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कॉर्डलेस फोन, उसमें सिर्फ फोन कर सकते थे। 2G में आप ईमेल भेज सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो। 3G में वीडियो भेज सकते हो। 4G में 10,000 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। तो ये G इसको जनरेशन कहते हैं, माने पीढ़ी, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, जैसे टेक्नोलॉजिकल। मैंने एक बार मनमोहन सिंह से पूछा आपको पता है 2G क्या है? मैंने कहा हाँ, सोनिया जी, राहुल जी। मैं कहा नहीं, मैं वो टेक्नोलॉजी नहीं, मुझे इतना ही बस है, ये जानूंगा तो बाकी सब जानूंगा। 2G के ऑक्शन में आपको 3 लाख करोड़ रुपए मिले। यही है पर्सनल इनकम टैक्स का रेवेन्यू। ये नया रास्ता मिल गया आपको, और इस नया रास्ता से आप
2G से जो रेवेन्यू उसको लीजिए। कोयले के अभी तक आवंटन का नीलाम नहीं हुआ। जिस दिन पूरा कोयले की जो ब्लॉक्स हैं उसकी ऑक्शन होगी, आपको 11 लाख करोड़ मिलेंगे। विदेशों में हमारे 250 लाख करोड़ नाजायज निजी बैंक में जमा है। हमने कहा उसको वापस लाएंगे, परंतु कोई कदम नहीं उठाया गया। परंतु अभी पड़ा हुआ है, उसको लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? जैसे इजिप्ट ने मुबारक के अकाउंट्स को वापस लाए, लिबिया ने गद्दाफी के अकाउंट्स को वापस लाए, फिलीपींस ने मार्कोस के पैसा वापस लाए। वही रास्ते से जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन करप्शन में बताया गया उसको फॉलो करेंगे तो ये 250 लाख करोड़ रुपए विदेशों में है, वो वापस आ जाएगा। इसके माने आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप एक बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर आप ऑर्गेनाइज करोगे रेवेन्यू की डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली वस्तु है उसको पहले डालते हैं, फिर दूसरा तीसरा, कुल मिलाकर कोई 3575 कमोडिटीज पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रही है। परंतु पहले 22 कमोडिटीज से आपको 91% रेवेन्यू मिल जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बाकी में लगाने की क्यों जरूरत है? हमारे देश में ये जो मेंटालिटी आ गई है कि टैक्स से ही होगा, और टैक्स कौन देता है? इनकम टैक्स। गरीब तो नहीं देते हैं, वो तो रेखा के नीचे है। अमीर के पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो एक्सपेंसेस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ नहीं। ये छोटा बिजनेस, ये यंग मैन जो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, जो मिडिल क्लास हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो पेंशन में है, ऐसे लोगों पर ही टैक्स, इनकम टैक्स लगती है। यह अन्याय है और मेरी राय में इसको तुरंत अबॉलिश करना चाहिए। और इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 21 वस्तुओं पर इनडायरेक्ट टैक्स लगनी चाहिए और बाकी में नहीं। और उसके लिए बड़ी कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं होगी, सब सरल हो जाएगा। यह जो सरलीकरण है उसकी आवश्यकता है। मैं क्यों बता रहा हूं? जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तब जवाहरलाल नेहरू ने जिद किया कि सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में लागू करेंगे। अब सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग में मॉडल क्या है कि कृषि से रिसोर्सेज निकालकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाना। अंग्रेजों ने हमारी कृषि की ऐसी दुर्बल स्थिति बना दी थी। क्यों? 1857 में सारे किसानों ने रानी झांसी और अन्य लोगों का जो विद्रोह हुआ था, जिसको सावरकर कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें किसानों की भाग इतनी थी कि अंग्रेजों ने तय किया कि जैसे हम इसको दबाएंगे, इस विद्रोह को दबा देंगे, उसके बाद किसानों का कमर तोड़ेंगे। उन्होंने जमींदारी, उनको अधिकार दिया, जो आप कलेक्ट करने चाहते हो कलेक्ट करो, परंतु हमारे यहाँ भारत सरकार चलाने के लिए जो खर्चा है उसका हिस्सा आपको पक्का देना होगा। और वरना अब जो कलेक्ट करना है, किसी को कोई किसान दे नहीं सकता तो उसकी बीवी की जेवर ले लो, बीवी के पास जेवर नहीं है तो उसकी भाई की जमीन ले लो। इतनी क्रूर तरीके से उन्होंने सारी जो साधन थी एग्रीकल्चर से निकाल दी थी। सो सोवियत मॉडल लगा दी। एग्रीकल्चर के पास कोई रिसोर्सेज नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी ठप हो गई, वो फेल हो गई सोवियत यूनियन की मॉडल। प्रोपेगेंडा बहुत चली, हो सोवियत यूनियन में इतना ये शानदार जीवन है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है।
और हमारे कम्युनिस्ट भाई यहाँ इसकी प्रचार कर रहे थे, सब विश्वास कर रहे थे। सच बात आ जाए कि सोवियत यूनियन भी नहीं है आज, टुकड़ा टुकड़ा हो गया 16 देश में, अब सिर्फ रशिया बाकी है। इसमें हमारी देश की 40 साल बर्बाद हुई थी और ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5%। फिर हम चंद्रशेखर सरकार आई, मैं उसकी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर बना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तैयार की, परंतु सरकार बहुत दिन चली नहीं क्योंकि चंद्रशेखर और राजीव गांधी की झगड़ा हो गई, तो सरकार गिर गई, चुनाव हुए, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी तुम आकर हमारी मिनिस्टर बनो, परंतु कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कहा वो नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कांग्रेस पार्टी फैमिली प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ किराएदार है वहाँ। कल मैडम को नफरत हो जाए तो निकाल देंगे, आपको भी और मुझे भी। तो फिर उन्होंने एक कैट कमीशन बनाया जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट रैंक दिया ताकि कैबिनेट अटेंड कर सकता हूँ। तो मनमोहन सिंह जो मेरा बहुत पुराने मित्र, मैं उस समय से ही जानता हूँ उसकी नेचर क्या थी, वो अच्छा काम करेंगे, हुक्म देंगे तो, परंतु खुद कुछ कर नहीं सकते। तो उसको जीवन भर फाइनेंस मिनिस्टर रहना चाहिए था, परंतु प्राइम मिनिस्टर बन गए तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उसको आजकल कर रहे हैं। तो नरसिम्हा राव ने मेरे से उसको लेकर जो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार की उसको अमल किया और 5 साल में 3.5% जो 40 साल हमारे देश भुगत रही थी उससे हमारी हो गई 8%। और आज उससे ज़्यादा हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें आज की परिस्थिति में इकोनॉमिक रिफॉर्म नए तरीके से लानी है। उसमें तो सिर्फ कोटा लाइसेंस ये सब को बर्बाद यानी खत्म करने की बात थी, और तो अब तो दूसरी चीजें करनी है जिसमें इनकम टैक्स का तो मैंने जिक्र ही कर दिया। इंटरेस्ट रेट्स फिक्स डिपॉजिट में हमें आज 6-7% से बढ़ा करके 9% करनी चाहिए। हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज प्राइम लेंडिंग रेट है वो 12% से कम होकर 9% करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे देशों में, अमेरिका में आप बैंक से कर्जा लोगे तो सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना होता है और हमारे देश में 12% इंटरेस्ट। और कमर कस के हमारी एग्रीकल्चरलिस्ट सब मेहनत करके किसी तरीके से गुजारा निकालते हैं, और इसमें हम विदेशों से वॉलमार्ट को बुलाने के लिए सोचने लगे। वॉलमार्ट को तो वहां 2% इंटरेस्ट मिलेगी, हमारे देश में आएगी तो यहाँ के जो चीप लेबर है उसको अपने कारखाना में लाएंगे। इसमें से लेबर का डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वेतन बढ़ेगी, तो हमारी जो व्यापारी हैं वो और भी उनकी हालत मुसीबत में जाएगी। इतना पागलपन नहीं होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज भी 3% से ज़्यादा नहीं है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट में। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में उसमें 70% घरेलू बचत में से आती है, हाउस होल्ड सेविंग से। बधाई किसको देना चाहिए? हमारे देश की महिलाओं को देना चाहिए। इन्होंने बचा कर रखकर इस देश की सेविंग्स को बढ़ाया। किसी और देश में इतनी हाई परसेंटेज हाउस होल्ड की सेविंग्स की नहीं होती है। चाइना में 15% है, अमेरिका में -2% है। क्यों? वहां तो सब क्रेडिट कार्ड में ही चलती है। यहाँ हमारे महिला बचा करके अपने साड़ी और ब्लाउज के नीचे रखते और जब जरूरत पड़ती है उसकी उपयोग करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारी इकोनॉमी बुरी हाल में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो नरेंद्र मोदी माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने कमाल की काम की। जैसे ये उजाला जो है, उजाला सिलेंडर देने में उसमें बहुत असर हुआ है, और लोग जब भी मैं गांव में जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं कि पहले तो रोते रोते रोटी पकाते थे, अब सिलेंडर गैस आ गई तो हंसते हंसते वो रोटी पका रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी की माइक्रो इकोनॉमिक्स
चले, परंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस है। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए कुछ नहीं किया, टैक्सेस को बढ़ाते गए, इनकम टैक्स की धमकी देते रहे। ये जो इकोनॉमी है, इस कारण से आज हमारे देश बहुत मुश्किल में पड़ गए। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 15 दिसंबर को श्री रविशंकर मेरे पास आए कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप करना चाहिए इस जो मुसीबत हो रही है लंबे की, इसको सुधारने के लिए, तो आप कुछ सुझाव दे सकते हो? मैं उसको प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाऊंगा। मैंने कहा कि पहली गलती आपने की कि डिमोनेटाइजेशन करने के समय में आपको देखना चाहिए था कि कितने 100 रुपए के नोट सर्कुलेशन में है, क्योंकि आप 10,000 का अब रद्द कर दोगे और 500 का रद्द कर दोगे तो लोगों को उसकी जो उनके पास वो जो नोट पड़ी है उसकी बदली में 100 रुपये ही ले सकते हैं। बाद में 2000 रुपये आई थी, और वो भी ऐसे आई थी कि उसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई तो एटीएम में चल नहीं पाई, क्योंकि वो जो शेल्फ है उसमें फिट नहीं कर रहा था। पर एनीवे वो बाद में आई। तो उन्होंने पूछा फिर क्या करना चाहिए था? मैंने कहा ये करना चाहिए था कि जिस दिन आपने डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की उस दिन आप कहते लोगों को कि अपने बैंक अकाउंट में जितना कैश है आप जाकर जमा करिए, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और उसमें से 20% हम घटाकर अपनी टैक्स में ले लेंगे। आप 25% कैश यानी नया नोट्स में विड्रॉ कर लीजिए, और बाकी जो 55% है वो आपको 2% इंटरेस्ट में 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा। ऐसा होता तो लोग खुशी से जाकर डिपॉजिट करते हैं, उनकी जो अनअकाउंटेड मनी है उसकी भी कन्वर्जन हो जाती है। एक बार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि सब लंबे लंबे लाइन लगने लगे, और फिर ये सारे बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो फिर पैरोकार करने लगे, वो अपना बिजनेस करने लगे। वो लोगों के पास जाकर कहा कि 15% हमें कमीशन दे दो, हम नया नोट्स दे देंगे। और इसमें आज ये परिस्थिति हुई है कि हमारे जो पुराने नोट्स रिजर्व बैंक के पास आई है वो पहले से ज़्यादा प्रिंटेड नोट से भी है, क्योंकि पाकिस्तान से नकली नोट्स जो थे वो भी बैंक एम्प्लॉइज के जरिए कन्वर्ट हो गई है, नया नोट्स में आई हुई है। इसीलिए आज तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कितना करेंसी आई है। ये सब बिना सोचे किया। इसकी दोष प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री दिशा दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, परंतु जो इंजीनियरिंग काम है उसकी जो क्रियान्वित करने के लिए वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बहुत बुराई कर रहा हूँ, परंतु आप बुरा मत मानिए, परंतु मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ी मुसीबत भी हो जाती है। परंतु मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो सेकंड क्वार्टर में माइनस में चल रही है, अब देख लीजिए क्या बैंकों का हाल है, एनपीएस कोई खास कम नहीं हुआ। तो ये आज परिस्थिति मैं कहता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है। अब कौन करेगा इसको ठीक? प्रधानमंत्री तो गट्सी आदमी है, वो कदम उठा सकते हैं, परंतु वो इकोनॉमिस्ट नहीं है और इकोनॉमिक एडवाइजर रखकर नहीं हो सकता। जो मंत्री है उसको जोखिम लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसी में जो पॉलिटिक्स आती है उसको आपको समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स किस पर आती है, शुरू से हमारे देश में किसी तरीके से हमारे देश में जो मुनाफा कमा रहे हैं उसको बुरी नज़र से देखने की पॉलिटिक्स जो है वो बंद होना चाहिए। जो ज़्यादा मुनाफा कमाता है उसको नेशनल हीरो मान करके उसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए हमारे देश में।
बुरा है कि आप अपने धन का एक प्रदर्शन करोगे तो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था हार्वर्ड में पीएचडी लेने के लिए, पहले पीएचडी लिया फिर प्रोफेसर बना, बट जब मैं पीएचडी लेने के लिए स्टूडेंट था तो मुझे अमेरिकन क्लासमेट ने पूछा मुझे कि गांधी को, महात्मा गांधी को आप लोगों ने नेता कैसे माने? मैंने कहा क्यों? उसने वो ठीक से कपड़ा नहीं पहनता है। तो मैंने कहा क्यों, हमारे अमेरिका में नेता को ठीक से कपड़ा पहनना पड़ेगा? हाँ, अच्छा सूट, अपना नाई, बढ़िया टाई, चमका हुआ जूता, ये सब होना चाहिए, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा गांधी तुम्हारे देश में आकर कहे कि मैं सत्याग्रह से आपको, आपकी समस्या को हल करूंगा, तो क्या करोगे? तो उसको जेल में डाल देंगे फॉर इनडिसेंट एक्सपोजर। माने उसने ठीक से कपड़ा नहीं पहना। ये उनका संस्कृति है। हमारे देश में जो गांधी जैसा घूमता है उसको त्यागी समझते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञानी और त्यागी की पूजा करते आए हैं। ये हमारे देश की विशेषता है। हम धन बनाना बुरा नहीं मानते, पर धन का प्रदर्शन करना, धन का अनावश्यक खर्चा करना, ये हम बुरा मानते हैं। और समाज में जो रचना करते हैं उसमें धन ज्यादा है, इसीलिए आप समाज में मान्य है, ये हमारे सिस्टम में नहीं रही। राजा से भी बड़ा जो ज्ञानी और त्यागी था, जो झोपड़ी में रहता था, उस साधु को मानते थे और उस साधु की सलाह पर चलते थे। ये हमारी देश की संस्कृति है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में हमारी संस्कृति के अनुसार लोग धन बनाएंगे, उससे बुरा नहीं होगा। आज हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आज हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए तीन ही चीज करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। जो मैंने पहले कह दिया, इनकम टैक्स अबॉलिश, इससे लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी, बहुत आसानी से हो सकता है। रात को 8 बजे हमारे सीआरपी को कहो कि सारे इनकम टैक्स दफ्तरों में ताला लगा दो आज। और मैं आपको कहता हूं कि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने आपके ऊपर एक नशा पैदा कर दी कि डिफिसिट होगा तो बुरा है, मैं नोट छाप के रोड बनाऊंगा तो बुरा नहीं है, मैं नोट छाप के कनाल खोद करके पानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लाने के लिए बुरा नहीं है, मैं इस देश में नोट छाप के समुद्र से नमक हटा के पीने की पानी पैदा करना, ये बुरा नहीं। ये झगड़ा जो चल रही है कावेरी पर, अमेरिका, तमिलनाडु और कर्नाटक का, मैं तमिलियन हूँ, तो जब तमिलनाडु में जाता हूँ तो मुझे ये सारे पत्रकार मुझे पूछते हैं कि ये जो हो रहा है कि कर्नाटका हमें कावेरी पानी नहीं दे रही है, उसके लिए क्या इलाज है? तो उनको पता है कि मैं कहूँगा कि नहीं, कर्नाटका बहुत खराब कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए उसके ऊपर केस डालनी है। तो अगले बार जब मैं कर्नाटक जाऊँगा तो मेरी हालत बहुत बुरी होगी। तो मुझे क्या कहना है? तो मैंने पहले तमिलनाडु में सबसे पूछा, आपको पानी चाहिए या कर्नाटक का, यानी कावेरी का पानी चाहिए? कावेरी की पानी चाहिए तो नहीं मिलेगी, लेकिन पानी चाहिए आपके नल में 24 घंटे के लिए, हर 24 घंटे में आपको पानी आना, तो उसके लिए रास्ता है कि ये जो तट के किनारे तमिलनाडु के जो समुद्र है, उससे समुद्र से पानी निकाल के नमक हटा के पीने की पानी पैदा कर सकते हैं। ये आज सऊदी अरेबिया में, इजराइल ने इसकी इन्वेंशन की थी। इजराइल में कोई नदी नहीं, लेकिन सबके घर में पानी मिलती है। क्यों? और समुद्र से निकालते हैं। इसी प्रकार से इजराइल से चुपचाप सऊदी अरेबिया ने पैदा मशीनों को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को खरीद कर बनाई है। और दुबई में भी ऐसे ही है। हरियाली कहाँ से आई? समुद्र के पानी से, उसके नमक हटा के।
हमारे देश में 2 जगह में इसको बड़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुई है। एक है कल्पाकम न्यूक्लियर रिएक्टर जो तमिलनाडु के तट में है। तमिलनाडु की म्यूनसिपैलिटी ने कहा हम पानी नहीं दे सकते तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, तो उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर में डिसैलिनेशन प्लांट लगा के पानी निकाल के उसकी नमक हटा करके पीने की पानी पैदा की। और तमिलनाडु में एक ही जगह में 24 घंटे आपको नल में पानी मिलेगी, वो है कल्पाकम रेजिडेंशियल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की रेजिडेंशियल कॉलोनी में। आपके गुजरात में भी जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी है, और उनको भी वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने कह दिया पानी नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट बनाई वहाँ या इंपोर्ट की। और आज इतना पानी पैदा हो रहा है जामनगर की रिफाइनरी में कि वो जामनगर की म्यूनसिपैलिटी को पानी बेच रहे हैं। तो ये हमारे देश में जो कमाल के काम हो रहे हैं, इसमें कोई किसी मैगजीन में नहीं आती, किसी टीवी में नहीं आती। सबको गाली देना एक आदत हो गई है, कुछ नहीं होगा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। जो ठीक है वो सारी चीजें हमारे देश में, मैं बता रहा हूँ, आपको इतना सस्ता बिजली चाहिए कि आपको पानी यानी 0 के बराबर है, तो एक रास्ता है। दुनिया के 60% थोरियम हमारे भारत देश में मिलता है। यूरेनियम अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अमेरिका से हमने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदे, सब वेस्ट जाएगा। अमेरिका के पास ही यूरेनियम नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में यूरेनियम नहीं होने वाली है। तो आज चुपचाप अमेरिका थोरियम पर रिसर्च कर रही है। थोरियम को तुरंत आप रिएक्टर में नहीं ला सकते हैं, उसके लिए उसको कन्वर्जन करना होता है यूरेनियम 233 में। उसके होमी भाभा ने 3 स्टेजेस में 2 स्टेजेस पूरा कर दी थी। तो उसको आप हमारे देश में कोने कोने में थोरियम का रिएक्टर के लिए आने वाले 15 साल में करने के फैसला कर दीजिए। इतना बिजली मिलेगी कि आपको 0 कॉस्ट में दे सकते हो, कोई चार्ज भी करने। जैसे गैस मिलती है कतार में, कोई इसमें शुल्क ही नहीं है, कोई शुल्क ही नहीं लगती है। ये हमारे देश में ये हमारी क्षमता है। पानी जरूर कावेरी में कम हो सकती है, परंतु गोदावरी की पानी और कृष्णा की पानी समुद्र में 80% जाती है। 40 नदियां बहती हैं केरल में, और उसमें 95% पानी समुद्र में जाती है। कोई व्यवस्था नहीं है। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी कृषि की उत्पादन जो है, चावल, गेहूं, सब्जी, फल, दूध, ये सारी दुनिया के सबसे सस्ते हैं। आप जाकर चेक कर लीजिए प्राइसेस को। बासमती राइस के इक्विवेलेंट जो जापान में, वो 6 गुना ज्यादा आपके खर्चे में मिलती है। दूध 4 गुना ज्यादा यूरोप में, और हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, और तो औसत में सिर्फ 200 लीटर पैदा करती है एक साल में। इजराइल का एक गाय 11,000 लीटर देती है, 11,000 लीटर। मान लीजिए हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर दूध देंगे तो क्या हाल होगी हमारी। मुझे तो सूरत में दूध में तैर के आना पड़ेगा, इतनी ये हालत है। देश में कोई चीज कमी नहीं है। मुझे पहले जब मैं स्टूडेंट था, लोग कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है 3.5%, जिससे ज्यादा हमारा हिंदुस्तान एक हाथी जैसा है, आस्ते आस्ते ही जाएगी। नरसिम्हा राव ने एक 5 साल में दिखा दी कि आप 8% में जा सकते हो। मैं कहता हूं कि आज 8% भी पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। 10 और 12 के बीच में हमें प्रयास करनी चाहिए, हम कर सकते हैं, और उससे ही बेरोजगारी हटेगी, गरीबी हटेगी। इस देश में 8% में बेरोजगारी नहीं हटेगी, बढ़ेगी नहीं, परंतु हटेगी नहीं, और वैसे ही गरीबी भी नहीं हटेगी। तो इसीलिए हमें आज ये प्रयास करनी चाहिए।
उसके लिए लोगों को उत्साहित करो बचत करने के लिए, उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ डिपॉजिट्स में, उसमें इनकम टैक्स हटाओ, लोगों के लिए सरल करो। नहीं तो लोग बाहर भेजेंगे काला धन, वहाँ से पार्टिसिपेटरी नोट लाएंगे और यहाँ बिजनेस करके चले जाएंगे, देश का लूट होगा इसमें। तो आज मैं यही कहूँगा आपको कि ये देश दुनिया के सबसे विकसित देश हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अभी लाल किला में कहा था हम छठे देश बन गए। अब उसको सही आंकड़े में लोग नहीं देते। देखिए, हम छठे देश नहीं है जीडीपी में, हम तीसरीवां देश, नंबर 3 में है। पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। 6 कहां से आ गया? ये वर्ल्ड बैंक का एक्सचेंज रेट में जो कन्वर्जन हुआ है उसके आधार पर हम छठा है। कल हमारी रेट गिरेगी रुपए की तो हम और भी नीचे चले जाएंगे। पिछले 5 दिन में हम 7वां हो गए, कोई फर्क नहीं हुआ, परंतु एक्सचेंज रेट हमारी घट गई, माने रुपए सस्ता हो गए। पहले 65 रुपए पर डॉलर था, अब 70 हो गई है। तो क्या करते हैं जो असली इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये नकली जो आते हैं वो नहीं, जो वकील लोग बन जाते हैं वो नहीं है। मैं जो असली इकोनॉमिस्ट है वो क्या करेंगे, हमारे देश की वस्तुओं को अमेरिका से तुलना करना, तो जो अमेरिका में जो दाम है उसको, उसी दाम को हमारे देश में हमारी वस्तुओं पर उसको वैल्यू बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। एक ही दाम दोनों देश का, उत्पादन का कंपैरिजन फिर हो सकता है। उसमें हमारी देश नंबर 3 में है और नंबर 2 बहुत आसानी से बन जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जो चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो था ईस्ट एशिया से सेमी प्रोसेस गुड्स लाए, उसको वैल्यू ऐड करके अपने चीप लेबर से फिर उसको 3 गुना 4 गुना दाम पर अमेरिका और यूरोप को बेचते हैं। अब चाइना का भी लेबर एक्सपेंसिव हो गया और ईस्ट एशिया अब चाइना से घबराने लग गया। वो हमारे देश में आकर यहाँ उसको उसकी वैल्यू एडिशन करने चाहते हैं, और तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार है, ये सारी समस्या के कारण वो आते नहीं हैं। तो आज मैं यही कहूँगा कि हमारी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए जितना सरलीकरण हमारी प्रणाली में कर सकते हैं करें, और लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए ये इसमें इकोनॉमिक जो लीवर्स हैं उसका उपयोग ना करें। लोगों को कमाने के लिए छूट दीजिए, लोग अपने आप पैसा दे देंगे। मैं कहता हूँ इस देश में जब 1962 में अनाउंस हुआ था कि डिफेंस के लिए पैसा नहीं है, तो महिलाओं ने जाकर अपने जेवर उतार करके डिफेंस इंडिया के जो बाल्टियां थे उसमें भर भर के दिया था। जब इस देश की खतरा दिखती है तो हमारे देश कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। वो जो भावना है हमारे में, दबी हुई भावना और राष्ट्रवाद की, उसको उभारना है, और उभारना एक ही रास्ता है। जो अच्छा काम करते हैं उसकी अच्छा काम को स्वागत करें, उसकी प्रचार करें, जो बुरा काम करता है उसके साथ सख्ती करें। और सबको डराना, सबको दबाना, सबसे जितना चूस सकते हो तो चूसने की जो आज हमारी सिद्धांत चल रही है, हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, उसको खत्म करने के बाद छूट देने से हमारी आगे देश आगे बढ़ेगी। जैसे नरसिम्हा राव ने दिखाया, कोटा, परमिट, लाइसेंस सबको अबॉलिश किया। जिस दिन निर्णय हुआ था मैं बैठा था तो मुझे मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे उन्होंने 2-3 ऑफिसर्स लाए थे, कहते वो मिलने चाहते हैं। मैं मिला उनसे, उन्होंने कहा सर नरसिम्हा राव को समझाइए कि जिस दिन आप कोटा लाइसेंस अपना अबॉलिश कर दोगे कोई सेठ आपको मिलने के लिए नहीं आएगा। तो मैंने उसमें बुरा किया, इससे फिर नियंत्रण कैसे रखेंगे। मैंने नियंत्रण क्यों रखना है, कोई कानून तोड़ेगा तो हमें पता है क्या करना है। ये हम ब्रिटिश के काल से ही आई है और फिर वो सोवियत मॉडल से इसको ज़्यादा हुई है। अब धीरे धीरे इसको ख़त्म करके जो अपने देश के लिए उत्पादन करता है उसको मान्यता मिलनी चाहिए, उसको शान होनी चाहिए, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए।
और जो भी करता है उसके लिए जो भी सुविधा देनी चाहिए। और सरकार को सिर्फ कानून व्यवस्था पर अपने ध्यान को केंद्रित रखनी चाहिए ताकि सबको अपने काम कर सके, ना पुलिस से उनको तकलीफ हो, ना आतंकवादी से तकलीफ हो। यही काम सरकार की होनी चाहिए, यही हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।